बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी फ़ान ज़हीर और आपको स्पोर्ट्स क्लब में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, पाकिस्तान और श्रीलंका की टेस्ट सीरीज़ हुई, काफ़ी कांटेदार मुकाबले हमें देखने को मिले। पहला टेस्ट जिस तरह हमने लास्ट शो में बात की, पाकिस्तान ने अपने नाम किया, बट वही इशू आया कि हम कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं देते, और दूसरा टेस्ट बआसानी श्रीलंका ने अपने नाम कर लिया। इस पर काफ़ी क्वेश्चन राइज होते हैं, कई प्लेयर्स की परफॉर्मेंस के ऊपर भी आज कोशिश करेंगे हम बात कर सकें कि एक मैच में परफॉर्म होता है, दूसरे मैच में फिर वही इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रहती है। इसके अलावा कॉमनवेल्थ गेम्स इंग्लैंड में जारी हैं, उस पर भी नेक्स्ट शोज़ पे कोशिश करेंगे कि जो विक्ट्रीज़ या रिज़ल्ट आते जाएंगे उस पर डिस्कशन करेंगे। हमारे शो में कोशिश होती है कि अपने शो में हर दफ़ा एक स्पेशल गेस्ट को लेके आए, उनकी ज़िंदगी के हवाले से और स्पोर्ट्स के हवाले से डिस्कशन की जाए। आज का शो थोड़ा सा डिफरेंट भी है और थोड़ा स्पेशल भी है, क्योंकि आज के जो गेस्ट हैं वो बहुत ही स्पेशल हैं। रिकग्निशन तो ओबियसली विकेट कीपर बैट्समैन, और शायद माना तो यही जाता था कि पाकिस्तान के शायद वो विकेट कीपर बैट्समैन होंगे जो बड़ा लंबा सर्व करेंगे, और शायद अभी तक भी खेल रहे होते। बट कुछ कंट्रोवर्सीज ऐसी आई और उन्होंने फिर क्रिकेट को खैराबाद कह दिया। क्रिकेट तो खेलते रहे बट इंटरनेशनल क्रिकेट को खैराबाद कह दिया। उस पर भी डिस्कशन करेंगे उनके साथ। आजकल उनकी जो वजह शोहरत है वो उनकी अनफॉर्चुनेट डिजीज़ है, बीमारी है, जिसकी वजह से पूरे सोशल मीडिया और मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा उनके हवाले से बात हो रही है। काफ़ी लोग समझ गए कि मैं किन की बात कर रहा हूँ, द वन एंड ओनली द लेजेंड जुल्करनैन हैदर। अस्सलाम वालेकुम जुल्करनैन भाई। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बीमारी के अंदर स्पेशल आके हमें टाइम दिया, उसके लिए वी आर रियली हम्बल एंड थैंकफुल टू यू। थैंक यू। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपके चैनल का, नहीं, आपकी मैनेजमेंट का कि आपने मुझे बुलाया अपने शो पे। नहीं, इट्स रियली ऑनर जी, आपने अपना टाइम दिया। सबसे पहले अपनी तबीयत के हवाले से बताइए कि अभी क्या कंडीशन है। हमारे ऑब्वियसली लाखों फैन चाहने वाले आपको ये जानना चाह रहे होंगे अब किस पोजीशन से गुजर रहे हैं और क्या डॉक्टर्स की राय है आपकी बीमारी के हवाले से। देखिए, अभी मेरे आधे स्टिचेस जो है वो रिमूव हो गए हैं। ठीक। 25, तो आधे 25 अभी रहते हैं। अच्छा। तो मेरी अभी नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के साथ, तो उसमें वो फिर बताएंगे कि कब स्टिचेस रिमूव करने हैं, क्योंकि ज़ख़म अभी थोड़ा सा कच्चा है, तो जिसकी वजह से वो अभी रिमूव नहीं हुए। तो जैसे ही वो सूख जाएगा, क्योंकि आजकल थोड़ा सा मौसम भी ऐसा है कि आप जो है थोड़ी सी नमी है हवा में, तो जैसे ही डॉक्टर कहेंगे तो फिर इंशाल्लाह वो नेक्स्ट भी रिमूव कर देंगे इंशाल्लाह। आपने अपने काफ़ी इंटरव्यूज़ में अपनी इस इशू के हवाले से बताया, थोड़ा सा अगेन हम जानना चाहेंगे एक्चुअल हुआ क्या, कोई खाना ऐसा खाया, क्या प्रॉब्लम आई जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम। देखिए, थोड़ा सा पहले से मेरे ना स्टमक में थोड़ा सा पेन था। अच्छा। तो वो अब मुझे नहीं पता कि वो खाने की वजह से था या किसी और वजह से थोड़ा सा पेन हो रहा था, कि जो स्टमक जो है वो सही प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा था। तो एंड जो हुआ वो ये कि मैंने बाहर से बिरयानी मंगवाई, और आउट ऑफ कंट्री था मैं जी, तो वो थोड़ी सी बासी थी। अच्छा। तो जब वो मैंने खाई तो वो फिर थोड़ा सा उसने जाके अंदर ना थोड़ा सा वो बैक्टीरियाज होते हैं, आपको पता है, तो वो उसने फिर जाके अंदर ब्लॉक कर दिया मेरा। ठीक। तो वॉमिट तो मुझे आई, लेकिन वो जो मछली मैंने खाई थी वो नहीं बाहर निकल सकी, तो जिसकी वजह से वो सारा ब्लॉकेज जो है ना बैक्टीरिया बने, और फिर वो उसने ब्लॉकेज कर दिया अंदर स्टमक को, जिसकी वजह से फिर वो बड़ी सख्त पेन शुरू हो गई मुझे। ठीक। तो वो फिर मैं लोकल जो उधर का हॉस्पिटल था आउट ऑफ कंट्री उधर गया, उन्होंने फिर मुझे रेफ़र किया कि ये हमारे हाथ से गेम बाहर है, तो अगर आपने यहाँ से कराना है तो बड़ा आपका महंगा इलाज है। कतर में थे उस टाइम? जी, मैं ओमान में था। ओमान में थे जी। तो उन्होंने कहा आपका इधर से एक्सपेंसिव होगा, 8-9-10 लाख रुपए आपका लग जाएगा इधर, तो इससे बेहतर है कि आप अपने कंट्री जाएं, उधर जाके आप ऑपरेट करवा लें। लेकिन उस वक्त मेरी हालत बड़ी नाजुक थी। ठीक। तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं अगर इस हालत में जाता हूँ तो एक तो आपको जो है एयरलाइंस वाले अलाउ नहीं करते उस हालत में। तो फिर अल्लाह का शुक्र है, मैंने जो है वो टिकट कराची एमरजेंसी कराया तो मुझे कराची का मिला। तो कराची में लैंड किया, फिर 6 घंटे मैंने उधर वेट किया, बड़ी टफ़ टाइम उधर 6 घंटे मैंने गुजारे। फिर उसके बाद लाहौर आया, लाहौर आते ही फिर मैं हॉस्पिटल गया, एक निजी हॉस्पिटल है मेरे घर के पास ही, तो उधर फिर मैंने जाके ऑपरेट करवाया। नहीं, उसमें पूरी कौम की दुआएं आपके साथ थीं, और जिस तरह का रिस्पांस हमने मीडिया पे देखा, सोशल मीडिया पे देखा, और आज भी काफ़ी लोगों को जब मैंने बताया कि आपके इंटरव्यू के लिए मैं जा रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा लोगों ने दुआएं दी। और ये मेरा मानना ये है कि पाकिस्तान को या झंडे को कोई भी सीने पे सजाता है, ये अल्लाह की एक ब्लेसिंग होती है। दीज पीपल आर चूजन बाय गॉड, और हमें अपने हीरोज़ की कदर भी करनी चाहिए, और ये बड़ा अच्छा साइन है। अनफॉर्चुनेटली जिस तरह हम पहले भी शो में बात कर रहे थे कि हम
किसी को जाने के बाद याद करते हैं या उसकी कदर करते हैं, तो अगर ज़िंदगी में वो वैल्यू दे दी जाए तो मेरा ख्याल है ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप इस प्यार की, इस अफेक्शन की जो पूरी दुनिया से जो आपके फ़ैन ने आपको दिया, उसके वाले से क्या कहते हैं? देखिए, मैं सबका शुक्रिया अदा करूँगा, मीडिया का। मीडिया ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया। उसके बाद क्रिकेट बोर्ड का, फिर उसके बाद जितने मेरे फैंस थे जो मुझे जानते थे और नहीं भी जानते थे, उन्होंने मेरे लिए प्रेस की, कॉल्स वगैरह की मुझे। तो मैं सबका शुक्रिया अदा करूँ। मेरा ख्याल है इसमें कोई ऐसा एलिमेंट ज़रूर होगा शायद, अगर आप शेयर करना चाहें, जिसकी वजह से आप अबदीदा हो। क्या फैमिली की सपोर्ट नहीं मिली, घर वालों की, नहीं, जिसकी वजह से आप? फैमिली की तो सपोर्ट मिली, बस फैमिली जो मेरी अपनी फैमिली है उनने सपोर्ट किया है। बाकी जो है पूरी दुनिया से मुझे लोगों ने प्रेस की। नहीं, उसमें हम आपके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आपको बहुत जल्द सेहत याब करे और दोबारा आप क्रिकेट ग्राउंड के अंदर आके उसी तरह परफॉर्मेंस करें। अच्छा, उसमें फाइनेंशियल्स के हवाले से अगर बात करें तो कई क्रिकेटर्स ने भी आपको फ़ोन किया, कई क्रिकेटर्स ने आपके घर भी आए, उस पर भी मैं अलहदा बात करूँगा। पीसीबी ने बेसिकली अच्छा एक जेस्चर शो किया और उन्होंने कहा कि हम आपकी लुक आफ्टर करेंगे, और प्रॉब्ली शायद टीम भी उन्होंने अपनी मेडिकल पैनल की आपके पास भेजी। तो अभी जो आपका सारा एक्सपेंडिचर आ रहा है और लुक आफ्टर है, वो पीसीबी कर रहा है आपका? जी, रमीज़ राजा साहब से मैंने और फैमिली ने मेरा जब थोड़ा था उस वक़्त रब्ता किया, जी। और साथ एक दो और ऑफिशियल से रब्ता किया, तो उन्होंने मुझे पूरी एश्योरेंस दी, फैमिली को भी, कि आप परेशान ना हो, हम आपके साथ हैं। ठीक। तो फिर उन्होंने कहा कि हम सारा बेयर करेंगे अगर ज़रूरत पड़ेगी। तो बाकी जितनी बड़े बड़े लोग थे, शाहिद अफरीदी था, जितने बड़े बड़े हमारे क्रिकेटर्स थे, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि आप कोई भी आपको ज़रूरत है तो हम आपके साथ खड़े हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन मैंने सबको मना कर दिया, मैंने कहा कोई ऐसी बात नहीं है, पीसीबी ने मुझे एश्योरेंस दी है कि हम आपकी लुक आफ्टर करेंगे। जी। क्योंकि उनको पता था कि मैंने भी बड़े लोगों की लुक आफ्टर की हुई है। ये सारे जितने हमारे क्रिकेटर्स जो थोड़े से बीमार रहे, सारा मैंने लुक आफ्टर, मेरी जितनी हैसियत थी उस वक्त मैंने उनको किया। माशाल्लाह। तो बोर्ड ने फिर एक दो बंदे मुझे जानते थे, उन्होंने मुझे कहा कि हम क्यों ना करें, क्योंकि आपने भी लोगों का बड़ा ख्याल किया हुआ है। तो फिर उन्होंने मुझे सारी इंश्योरेंस दी। तो फिर जितना भी मेडिकल का मेरा आया एक्सपेंस, वो फिर उन्होंने पे किया, जिसमें मैं रमीज़ राजा साहब का और जितनी पीसीबी की जो मैनेजमेंट है उसका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरी लुक आफ्टर किया, और उनका फ़र्ज़ भी था। जी बिल्कुल। क्योंकि मैंने जो है वो बड़ा ऑनेस्टी के साथ अपने मुल्क को सर्व किया 23 साल क्रिकेट में, नीचे से लेके ऊपर तक, और मैं उनके बच्चों की तरह हूँ। तो इस तरह पीसीबी का शुक्रिया है कि जी, इसमें बड़ा अच्छा साइन है और हम इसको एक्नॉलेज भी करते हैं और अप्रिशिएट भी करते हैं कि जब कोई इसी लेवल पे आपने सर्व किया हो और वो आपकी लुक आफ्टर, वो डिपार्टमेंट कह लें या बोर्ड कह लें, वो करता है, तो वो मेरा ख्याल है अपने हीरोज़ की कदर होती है। जी, और आने वाले बच्चों के लिए भी एक वो इनकरेजिंग साइन बन जाता है कि हमारे पीछे कोई है। जी। अच्छा, थोड़ा सा इसी की कंटिन्यूटी में बात करेंगे। उमर अकमल साहब के भी एक वीडियो हमने देखी है, वो आपके घर तशरीफ़ लेके आए। अकमल बरादरान के साथ आपके पास के अंदर काफ़ी कंट्रोवर्सी इश्यूज़ भी रहे। अगर वो भी कुछ शेयर करना चाहें, क्या इश्यूज़ थे और किस तरह वो जब आए तो फिर वो क्या जेस्चर था? देखिए, वो तो जब मैं क्रिकेट खेल रहा था उस वक्त 10-11 साल पहले थोड़ा सा मसला क्रिएट हुआ। तो लेकिन ये है कि अगर वो शेयर करना चाहें आप हमारे साथ। देखिए, वो तो बस अब छोड़े, वो फ्यूचर पास्ट हो गया सारा। लेकिन ये है कि मैंने बड़ा मौत को बड़े करीब से देखा, एक सेकंड के फासले से देखा, या ऊपर था या नीचे था। तो मैं ये समझता हूँ कि ये ज़िंदगी और मौत सब अल्लाह के हाथ में है। जी। ये पैसा, ये सारी क्रिकेट आपकी, ये इख्तलाफात, ये सब कुछ इधर ही रह जाएंगे। ठीक है, तो आप इख्तलाफात भुला के आपको आगे की तरफ देखना चाहिए। ठीक। 2 दिन पहले मैंने मीडिया से बात की कि अगर काबिल अकबल और ये इनकी मेरी वजह से कोई अगर दिलज़ारी हुई है, बाकी जो जिसने किया वो तो खुद ही भुगता। ठीक। ठीक। और अल्लाह खुद ही उससे फिर अपना भी रिवेंज लेता है।
जी। तो जो उन्होंने किया वो उन्होंने खुद ही उसको फेस भी किया अपने क्रिकेट कैरियर में, जिस तरह जी। मेरे साथ हुआ उसी तरह मेरे साथ किया, उसी तरह उनके साथ भी हुआ। लेकिन ये है कि वो मेरे घर आए, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, उमर अकमल ने मुझे मैसेज किया कि मैं आना चाहता हूँ। मैंने कहा मोस्ट वेलकम, आप आएँ, कोई यार भाई हैं, आपको ऐसा मसला नहीं है, आप आएँ। तो उमर अकमल मेरे घर पे आया। फिर कामर अकमल ने मुझे फ़ोन किया अमेरिका से कि मैं आऊँगा तो घर आऊँगा। जी। तो जब आपके घर कोई चल के आ जाता है तो फिर आपको सारे इख्तलाफात बिल्कुल ठीक। भुला देने चाहिए, तो चाहे वो आपका दुश्मन ही क्यों ना हो। तो उनकी अच्छाई है कि वो क्योंकि उमर अकमल दूसरी एक्टिविटीज़ में जो है उसका नाम बड़ा ख़राब है, तो एक अच्छा नाम ये बन गया कि जुल्फ़िकार के घर नहीं, आया सारों है। ने उन्हें इस कंडक्ट को बहुत अप्रिशिएट अच्छा किया, appreciate किया। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर ऐसे मुश्किल टाइम के ऊपर कोई खड़ा होता है तो हमेशा याद रहता है। खुशी जी, तो जी। चले इंसान फिर इग्नोर कर देता है, बट ऐसे जी। टाइम पे ज़रूर रहता है। जी। अच्छा, ये बताइए इस हवाले से लास्ट क्वेश्चन कि किसी गवर्नमेंट लेवल से भी किसी नुमाइंदे ने कांटेक्ट किया हो, पंजाब गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट के जी, बारे जरदारी साहब और उनके एक तो बंदे मेरे पास आए में? अच्छा। फूल लेके, और बाकी भी पार्टीज़ के लोगों ने मुझे फ़ोन किया कि आपको किसी चीज़ की हेल्प चाहिए तो हम करने के लिए तैयार हैं। ठीक। लेकिन मुझे इन पॉलिटिकल इश्यूज़ में जो है वो मैं सही। ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि ये फिर पॉलिटिकल हो जाती है चीज़ें। बिल्कुल सही। तो फिर मैंने शुक्रिया उनका अदा किया, वो घर आए, फूल लेके आए मेरे लिए, तो मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो उन्होंने मेरी आदत की घर आके। चलें, ये तो बहुत अच्छा साइन है। जी। थोड़ा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके नाजरीन एक बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू इधर से कंटिन्यू करेंगे। कहीं नहीं जाइए, हमारे साथ चाहिए, स्टे विद अस। वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स क्लब। जुल्करनैन हैदर से कुछ मजीद क्वेश्चन करते हैं। अच्छा जुल्करनैन भाई, आपने वो क्रिकेटर्स में से हैं जिन्होंने हर लेवल पे क्रिकेट खेली है। अंडर 15 खेले, अंडर 19 खेले, डोमेस्टिक बहुत ज़्यादा आप खेले, और फिर जब अपॉर्चुनिटी मिली तो अल्लाह ताला ने नवाजा कि आप नेशनल साइड की तरफ भी आए। थोड़ा सा अगर पहले रादर देन मैं उस तरफ अब थोड़े से सख्त क्वेश्चंस की तरफ जाऊँ, थोड़ा सा अगर अपने कैरियर के हवाले से कुछ शेयर करना चाहें, किस तरह एफर्ट की, किस किस टीम के साथ खेले और किस तरह टीम में सिलेक्शन हुई, तो ज़रूर शेयर करें। देखिए, सबसे पहले तो मैंने क्लब से शुरू किया, बड़ी मेहनत की मैंने क्लब में। फिर उसके बाद मैं अंडर 15 वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट हुआ, तो उसमें मैंने परफॉर्मेंस की। फिर उसके बाद जब मैं अंडर 15 से वापस आया, फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता 2-3 साल मैंने अंडर 17 खेला। फिर उसके बाद 3 साल डोमेस्टिक खेला मैं अंडर 19। जी। फिर उसमें मैं बेस्ट विकेट कीपर हुआ लास्ट सीज़न में। तो उसके बाद फिर मैं अंडर 19 2003-04 का वर्ल्ड कप खेला, उसमें मैं खेला, उसमें मैं बेस्ट विकेट कीपर भी हुआ, और एवरेज में मेरी बैटिंग में भी सबसे ऊपर स्कोर था। मैंने चैम्पियन कराया वर्ल्ड कप। तो उसमें उसके बाद फिर मैं डोमेस्टिक खेलता रहा साथ साथ। तकरीबन 100 फर्स्ट क्लास मेरे मैचेस हैं माशाल्लाह। और 4000 स्कोर है उसमें, और 8 टाइम्स बेस्ट विकेट कीपर इन डोमेस्टिक क्रिकेट। माशाल्लाह। ये भी एक रिकॉर्ड अल्लाह ने बनवाया मेरे से। तो उसके बाद फिर मैं सिलेक्ट हुआ इंटरनेशनल में। फिर जो है वो उस वक़्त जो थी वो गेम्स काफ़ी उस वक़्त थी टीम के अंदर, और बड़ी पॉलिटिक्स चल रही थी, उसमें मेरी एक जगह बनी। तो उस वक़्त जो है फिर मैं अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया। कामर अकमल की जो परफॉर्मेंस थी वो बड़ी डाउन हुई उस पर जी। सीरीज़ में। तो उसके बाद मुझे मौका मिला तो अल्लाह ताला ने फिर मेरे से वर्ल्ड रिकॉर्ड करवा दिया कि मैंने पहले मैच में 88 एज अ विकेट कीपर बैट्समैन किया अगेंस्ट इंग्लैंड। अच्छा, मैं इधर थोड़ा रोकना चाहूँगा आपको। डेब्यू तो आपका T20 में 2007 में हो गया था, लेकिन प्रॉपर आपकी जो रिकग्निशन बनी वो 2010 में बनी, जिस तरह आपने जिक्र किया। 88 वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया, और प्लस उसके साथ साथ आप उसी मैच के अंदर आपकी फ्रैक्चर भी उंगली में आ गया। तो उसकी परफॉर्मेंस जब हुई तो सब, राशिद लतीफ़ की मुझे स्टेटमेंट आज भी याद है, उन्होंने कहा, और कुछ एक्स क्रिकेटर्स ने, उन्होंने कहा कि शायद ये
ऐसा विकेट कीपर बैट्समैन पाकिस्तान को मिल गया जो अगले 10-12 साल जिस तरह मैंने इंट्रो में भी जिक्र किया कि खेलेगा, और ये जब तक रिटायरमेंट नहीं लेता ये लग रहा है कि फ्यूचर का कीपर है। तो इस तरह का एक पीक की तरफ आप जा रहे थे और सारा कुछ हो रहा था, तो क्या बाकी चीज़ों की तरफ मैं सेपरेट बात करूंगा, अपना स्टेट ऑफ माइंड क्या था आपका कि जिस तरह माशाल्लाह फिर ओडीआई के अंदर भी साथ ही आपका नाम अनाउंस हो गया साउथ अफ्रीका सीरीज़ के लिए, तो क्या स्टेट ऑफ माइंड था आपका अपना? देखिए मैं तो सिर्फ क्रिकेट खेला अपने, मेरा हमेशा ये माइंड रहा है कि जिधर भी खेलूँ अपना 100% दूँ, जी। मुल्क के लिए खेलूँ, जिस भी टीम के लिए खेलता हूँ पूरी दुनिया में, मैं सिर्फ ये मेरा माइंड होता है कि मैं इसके लिए अच्छा से अच्छा करूँ, अपनी रिस्पेक्ट के लिए, टीम की रिस्पेक्ट के लिए। तो जब मैंने जो इंजरी की बात कर रहे हैं वो आप मीडिया रिलीज़ वगैरह निकाल के देखे, वो बाइंडर से इंजरी मेरे टेस्ट खेलने से पहले की थी। अच्छा। तो ये बड़े बड़े जितने मेरे साथ थे उस वक्त, अफरीदी था, तो उसने कहा था कि ये माइनर सी इंजरी थी, प्रॉब्ली हेयरलाइन फ्रैक्चर था। हेयरलाइन कीपर्स को होता रहता है जी, होता रहता है। तो 88 मैंने उसके बाद किया। बात की है, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, ये मीडिया रिलीज़ भी देख लें आप। ये मुझे याद है। हाँ जी, तो हेयरलाइन फ्रैक्चर मेरा तकरीबन दूसरे टेस्ट पे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुआ था, बाइनर सा था, वो कीपिंग करते हुए मुझे बॉल लगा। उसके बाद मैंने जब खेला तो 88 उसके बाद मैंने किया जी। तो इन्होंने जब मैंने 88 किया, इन्होंने मैनेजर यावर सईद थे उस वक्त, उन्होंने मुझे रूम में बुलाया कि हम आपको वापस भेज रहे हैं, आपको वायरल आपको इंजरी निकल आई है। तो क्योंकि मैंने पट्टी की थी तो मुझे तो समझ नहीं है कि भाई मैंने 88 किया और आप वापस भेज रहे हैं। हाँ। तो मीडिया उस वक्त जब इन्होंने अनाउंस किया कि हम वापस भेज रहे हैं, तो मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया उधर था सारा, तो उन्होंने फिर एक क्वेश्चन उठाया कि एक बंदा 88 कर रहा है, हाँ, और माइनर सी इंजरी इसको टेस्ट से पहले है, तो आप इसको वापस भेज रहे हैं अगली फ्लाइट से। परफॉर्म कर चुका है वो। परफॉर्म कर चुका है, इंटरनेशनल मीडिया था सारा। जी। तो वापस उन्होंने भेजा, मैं नया था, अपनी जगह बनानी थी, मैं चुप करके अपने रूम में चला गया। तो जाके मैंने जब वापस आ गया इधर, तो मीडिया ने शोर बचा दिया कि भाई आपने क्यों, पाकिस्तानी मीडिया ने क्यों भेजा है आपने। अगले मैच पे स्कॉटलैंड यार्ड का जब थोड़ा एक्शन हुआ इनके खिलाफ, तो ये पकड़े गए सारे। जी। फिर मीडिया ने और इंटरनेशनल मीडिया ने ये कहा कि इस लड़के को इसलिए इन्होंने भेजा क्योंकि इन्होंने फिक्सिंग करनी थी। ओहो। और ये उस जो ग्रुप है उसका हिस्सा नहीं था, जिसकी वजह से इस पे ये इसको वापस भेजा गया। अच्छा। तो उस वक्त सारी पिक्चर क्लियर हो गई मीडिया को कि ये इसलिए जुल्करनैन को वापस भेजा। अच्छा। तो उसके बाद आपको उस टाइम कोई ऐसी वाइब या कोई चीज़ें समझ आई थी, आल्दो कि आपका वो कुछ 1-2 मैचेस ही आप टीम के मुझे साथ वाइब ट्रैवल किया समझ था? आ रही थी, क्योंकि इजाज बट एक उस वक्त आपको याद होगा सेकंड टेस्ट में शायद अफरीदी को हटा के और उन्होंने सलमान रिटायरमेंट ले ली थी टेस्ट से। हाँ बट सलमान बट को बना दिया गया। हाँ, मैं उसी वक्त उधर था जब ये अफरीदी आउट होके आया, तो इसने बल्ला फेंका ऐसे करके ना। तो उस वक्त जो मुझे समझ आई कि ये इसको ना, क्योंकि थोड़ी सी मुझे थोड़ा मैं भी समझ रहा था चीज़ों को, तो ये इजाज़ बट उस वक्त थे, वो सलमान बट को कप्तान बनाना चाहते थे। अच्छा। अफरीदी को हटाना चाहते थे। तो अफरीदी ने उसी सेकंड टेस्ट में जो है वो रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया उधर। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, और सलमान बट को कप्तान बना दिया, क्योंकि एक पंजाब की लॉबी थी जिसमें ये सलमान बट, कामर अकमल, आमिर, आसिफ जो ये पकड़े गए, वहाब रियाज था बीच में, और 3-4 लड़के थे। तो ये पंजाब की एक लॉबी बनी हुई थी। तो वो ये चाह रहे थे कि अफरीदी और ये हटें और हम डोमिनेट करें टीम पे। मैं भी पंजाब का था, लेकिन मैं उस ग्रुप का हिस्सा नहीं था। आप नए थे बस? मैं न्यूट्रल था, ना मैं लॉबी का हिस्सा आज तक बना, ना मैं किसी लॉबी में जाना चाहता हूँ। मैं न्यूट्रल रहना चाहता हूँ, क्योंकि ना मुझे सियासत आती है, मैं तो खुली किताब हूँ, बस कोई सियासत मैं ना करना चाहता हूँ, ना मैं आना चाहता हूँ किसी लॉबी में। तो उस वक्त जो है फिर ये सारी पिक्चर क्लियर हो गई कि ये जो है ये सारी गेम हुई है। ठीक। तो उसके बाद फिर मैं साउथ अफ्रीका के लिए सिलेक्ट हो गया तीनों फॉर्मेट के लिए जी। उसमें मैंने परफॉर्म कर दिया। 2020 में भी वनडे मैंने जिता दिया और टेस्ट में मेरा नाम था आगे। तो इनको थोड़ा सा था कि ये जो इनके चलाने वाले लोग थे, जो कामन अकमल और ये दूसरे जो
थे लोग, उनकी जगह मैं गया था। वो मेन बंदे थे कॉल्ड माफिया के, तो उनकी जगह मैं गया तो उन्होंने मुझे फिर अपने साथ इन्वॉल्व करने की कोशिश की, क्योंकि आगे वर्ल्ड कप था। अच्छा, मैं इधर इधर जैसे आप रोकना चाहूँगा। तीसरा मैच में आपने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, पाकिस्तान नहीं जीत सका। चौथा मैच आपने जिता दिया जी। मैच से 1 घंटे पहले हमें टीवी पे देखने, जब टॉस होने की टीम निकल रही थी मैच के लिए, स्टेडियम के लिए, तो पता चला जुल्करनैन हैदर टीम छोड़ के चले गए हैं। ये भी नहीं पता चला पहले कहाँ पे। अब लेटर ऑन आप जब इंग्लैंड पहुंचे तो आपने कहा, क्या एक्चुअल रीजन बनी? किसने आपसे कांटेक्ट किया, किसने थ्रेट किया आपको जो आपको टीम छोड़ना पड़ी और आप फौरन इंग्लैंड निकल गए? उस वक्त क्या था कि उस वक्त ये जितने आपके माफिया के लोग हैं ना, ये हैं इंडियंस। अच्छा। और जितने ये हमारी टीम के साथ भी लगे होते हैं, ये सारे जो पैसा इनको देते हैं, ये माफिया के लोग हैं, बड़े बड़े जितने लोग हैं, ये इंडियंस हैं सारे। ठीक है। मैं लॉबी में खाना खाने जा रहा था, ये सारे हम जाते थे। मैं लॉबी का हिस्सा नहीं था, मैं अकेला जाता था। तो मुझे लॉबी में बंदे 2-3 मशकूक, मुझे ये पाकिस्तान के भी लगे बीच में, 2-3 इंडियन थे। इन्होंने मुझे अप्रोच किया कि भाई आप हमारे साथ काम करें, अच्छा, वरना मार देंगे आपको भी और आपकी फैमिली को भी। अब वो मुझे समझ नहीं आई कि ये उनका एक वो स्टंट कह ले कि आप कि मिलाने की कोशिश थी या क्या था। तो मैंने फिर उसको जो है वो इग्नोर किया। तीसरा, चौथा और पांचवा वनडे जो है इन्होंने फिक्स किया हुआ था पाकिस्तान टीम वालों ने। कौन कौन से प्लेयर थे जो आपको लगता है कि फिक्सिंग में इन्वॉल्व थे? देखिए उस वक्त तो अब मैं नाम नहीं पहचान करना चाहता। अब ये सिर्फ आप इतना बता दीजिए कि कितने लड़के आपको आपके ख्याल में थे जो? इतना इशारा मैं आपको दे देता हूँ कि अगर पकड़े जाते तो पूरी पाकिस्तान टीम की टीम बैन हो जाती। ओ हो, सिवाय 1-2 लड़कों। फिर तो मेरा ख्याल है पीछे रह कोई नहीं गया। एक तो आप थे या शायद आपके अलावा एक और। हाँ, 1-2 और थे। उसके अलावा पूरी टीम ही बैन हो जाती। तो आपको लगता नहीं है कि इतनी क्रूशल टाइम के ऊपर, इतने सीरियस टाइम के ऊपर जब आप छोड़ के चले गए, तो आपको बोर्ड को या मैनेजमेंट को ये सब कुछ बताना चाहिए था? नहीं, मैनेजमेंट खुद मिली हुई थी। अच्छा, मैनेजमेंट खुद मिली हुई थी। ये उमर अकबर साहब तीसरे वनडे में आए, मैच फंसा हुआ था अंदर, ये आप मीडिया रिलीज़ निकाल ले। तो ये आया मेरे पास, तो मैच फंसा हुआ है, तो मुझे आके कहता है, ओए रामला खेड़ा की कर रहे पानी पिलाने आया था कि बाहर था। इनको गुस्सा था कि ये हमें सब बाहर हो गए, ये खेल रहे। तो रजाक मेरे सामने था, मैं कहा पानी पे आते निकल चल। अच्छा, इसी तरह ये हल्फन में कह रहा हूँ, मैं कहा पानी पे आते निकल। अब वो जब पानी पिलाया, वो गुस्से में चला गया, जाके वकार यूनिस को इसने शिकायत लगा दी, कोच को। अच्छा, इसने अपनी बात नहीं पहली बताई जो इसने मुझे कहा, जो मैंने उस टाइम का कोच और मैनेजर भी आपके ख्याल में इस सारे मामले में शामिल थे? हाँ जी, वकार यूनिस हो गया और ये सारे, यावर सईद भी थे प्रॉब्लम। यावर सईद सब चेंज हो गए थे, चेंज हो गए थे। हाँ, तो ये वकार यूनिस, साकिब जावेद थे, ये सारे आपको उसके बाद सारा चीज़ें पता चली गई होंगी। और वकार यूनिस की भी हिस्ट्री आपको पता है, वो सारे जितनी गैमलिंग होती रही है वो उसमें इन्वॉल्व रहे। तो इसीलिए मुझे किसी पर ट्रस्ट नहीं था कि मैं किसी को बता सकूं। तो इसीलिए मैं फिर वहाँ से, क्योंकि देखे कोई अपना फ्यूचर इस तरह दाव पे नहीं लगाता, जिसके पीछे मेहनत हो, 12-15 साल की मेहनत की हो, जिस बंदे ने जगह जगह धक्के खाए हो, जगह जगह आपने ज़्यादतियाँ सही हो क्रिकेट पे, आपने स्ट्रगल की हो, तो ऐसे ही छोड़ के क्यों जाएगा? एक अक्लमंद आदमी या मीडिया का आदमी जो बड़ा नॉलेज रखता है, कोई भी नहीं जा सकता। कोई रीज़न होता है तो इंसान छोड़ के जाता है। तो मैं भी बड़ी इंटरेस्ट है, मैं ब्रेक लेना नहीं चाह रहा, मजबूरी है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस इसी जगह से स्टार्ट करेंगे। नाज़रीन, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस।
अगेन वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स क्लब। बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हो रही थी, उसी से कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, आप इंग्लैंड चले गए, आपने बता ही दिया कौन कौन इन्वॉल्व था। असाइलम के लिए आपने अप्लाई किया, ठीक है, इंग्लैंड में। फिर आप दोबारा पाकिस्तान आते हैं और ओबियसली आपने जिस तरह कहा कि कोई अक्लमंद प्रूडेंट आदमी ये हरकत नहीं कर सकता था, कोई बहुत बड़े प्रेशर था जिसकी वजह से आपने छोड़ के गए टीम को। आप पाकिस्तान आते हैं, पीसीबी आपको बुलाता है, आप पहले रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट करते हैं, फिर आप रिटायरमेंट वापस लेते हैं। जब रिटायरमेंट वापस लेते हैं तो पीसीबी से ओबियसली आपने इन्फॉर्म किया, पीसीबी कमेटी बनाता है, आपको बुलाया जाता है, आपको सुना जाता है और आप पे ही फ़ाइन कर दिया जाता है कि आपने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की, 5 लाख का फ़ाइन हो जाता है और आपको उसके बाद इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती। ये क्या मामला हुआ? देखिए, इसमें ये जो शो है इसमें मैं आपको बड़ा खुल के जो एक एक पॉइंट है मैं आपको जी। बता रहा हूँ। उस वक़्त की जो गवर्नमेंट थी वो भी फिक्सिंग में इन्वॉल्व थी। अच्छा। ये रहमान मलिक हो गया, जरदारी हो गया, सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी जो वज़ीर आज़म थे, जो वर्ल्ड कप में आगे 2010 में 2011 का वर्ल्ड कप भी वर्ल्ड आगे कप होना था, था। जब हाँ। मेरा इशू बना उसके बाद जो ये सारा इंसिडेंट इंडिया में जाके इन्होंने इंडिया पाकिस्तान के मैच में जो किया यूसुफ रज़ा गिलानी, आपके सब- बकौल ये सब प्लान था, शुरुआत था। इन्वॉल्व थे। ठीक है, तो ये सब जो था जब मुझे पता था इन चीज़ों का कि ये सारे इन्वॉल्व है, क्योंकि इजाज़ भट्ट, पीपल्स पार्टी, बाकी सारे जितने थे वो पीपल्स पार्टी से उस वक्त जो गवर्नमेंट थी सारी, ये सारे इन्वॉल्व थे उस वक्त। मैं गया उधर जाके मैंने असाइलम अप्लाई कर दिया, पॉलिटिकल असाइलम, जी। क्योंकि ये सारे इन्वॉल्व थे और मुझे ख़तरा था कि ये मरवा ना दें, क्योंकि अच्छा। इनका पता है आपको, ये माफिया के लोग हैं सारे, ये जरदारी हो गए, इन्होंने बेचारे बड़े बड़े लोग मरवाए हैं, बड़े बड़े अफसर मरवाए हैं इन्होंने, जिनके पास केसेस होते थे इनके। रहमान मलिक ने बड़े लोग मरवाया जिनके पास इनके केसेस करप्शन के होते थे, अफसर हमारे। तो जब मैं गया हूँ तो उस वक़्त इनको ये नहीं था कि ये सीन हो जाएगा हमारे साथ, कि ये छोड़ के जाके उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देगा हमारे खिलाफ। तो जब मैं गया हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, पॉलिटिकल असाइलम किया है, तो फिर इनको थरथली हो गई कि ये तो हमारे सारे पोल खुल जाएंगे। इन्होंने फिर कोशिश की है कि इसको किसी तरह लाया जाए वापस। अच्छा। ठीक है, मेरी फैमिली के वीज़े लगे हुए थे सारे, मेरी फैमिली जा रही थी इंग्लैंड और इनको पता था कि अगर इसकी फैमिली चली गई तो फिर ये सारे हमारे पोल खुल जाएंगे। इन्होंने मेरी फैमिली को रोक लिया FIA को कह के। अहमद मुख्तार था उस वक्त PIA का और इंटीरियर मिनिस्टर था रहमान मलिक। इधर से किसी ने कंप्लेंट की कि फ़ैमिली उड़ने लगी है। एयरपोर्ट पे इन्होंने मेरी फैमिली को रोक लिया बगैर रीज़न के, FIA को कह के कि इनके वीज़े जो है वो कैंसिल करवा दे और पासपोर्ट कैंसिल कर दे। फिर थोड़ा सा मुझे ये हुआ कि अगर प्रेशर आया मेरे पे कि ये अगर फैमिली को इस तरह कर सकते तो कुछ भी कर सकते हैं, तो रहमान मलिक को फिर जरदारी साहब ने भेजा मेरे पास कि आप, एक तो पहला उन्होंने ये कहा कि बड़ा अफसोस हुआ कि आपकी फ़ैमिली को रोक लिया। अच्छा। और अंदर से मुझे पता था कि ये रुकवाने वाले भी यही हैं। तो इन्होंने फिर मुझे जो है वो उधर कहा कि जी हम आपको टीम में भी डालेंगे, सिक्योरिटी भी देंगे। जरदारी साहब ने मुझे भेजा, रहमान मलिक ने मुझे कहा तो आप वापस आ जाइए, सारे विड्रॉ कर दें। तो अब वो मेरे पे प्रेशर था कि ये मेरी फैमिली को पीछे कुचला कर दे। तो जब मेरे पे प्रेशर पड़ा फिर मैंने कहा कि ठीक है, मैं सोचता हूँ इस बारे में। मीडिया का एक दोस्त था मेरा, वो बीच में इन्वॉल्व हुआ, तो फिर मैंने जो है वो उधर से विड्रॉ किया। फिर मैं वापस, वो भी उनका एक पॉलिटिकल स्टंट था कि किस तरह इसको वापस लाया जाए। नहीं तो आप इधर एक काउंटर आर्गूमेंट बनता है कि क्या किसी ने किसी पार्ट के ऊपर आपको या आपकी फैमिली को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की? ऐसा कोई इंसिडेंट तो नहीं हुआ ना आपके साथ? भाई साफ जाहिर है, साफ जाहिर है, आपके सामने है सारी चीज़ें, मीडिया के सामने है, मीडिया उठा ले नहीं, वो सारी उन्होंने चीज़ें। रोका, वो ठीक हो गया, उन्होंने आपको रोका, आपकी फैमिली को नहीं जाने दिया गया, लेकिन कोई ऐसा नहीं, नुकसान देखिए, नुकसान तो उस वक्त पहुँचाया जाता था जैसे अभी वो मुझे वापस ले आए, सारी जिम्मेदारी पड़ गई रहमान मलिक पे। ठीक है कि सिक्योरिटी भी दे दी है, इसको कुछ हुआ तो मसला भी रहमान मलिक के लिए था, उस वक्त वो इंटीरियर मिनिस्टर था। ठीक। उसने सिक्योरिटी तो मुझे दे दी,
लेकिन जो टीम के लिए वादा किया या दूसरे वादे किए वो सब खत्म वो कर खत्म, क्योंकि एक पॉलिटिकल स्टंट था कि इसको किस तरह वापस लाया जाए, हमारे बोला खुल जाए। तो वो फिर उन्होंने पॉलिटिकल स्टंट खेला। वहाँ से मैंने विड्रॉ किया, मुझे मेरे लॉयर ने भी कहा, और स्कॉटलैंड यार्ड की जो मेरी सिक्योरिटी थी वो उन्होंने भी मुझे कहा कि ये इसकी बात पे तो पाकिस्तान वाले यकीन नहीं करते, तो आप ना करें इस पर। ठीक। तो मैंने कहा नहीं यार, अब मेरी फैमिली को मसला है तो मुझे ज़्यादा पड़ेगा। तो फिर मैंने अपना वो विड्रॉ किया केस, और फिर मैं वापस आ गया। तो उसके बाद फिर ना टीम में इन्होंने मुझे डाला, ना मुझे फ़र्स्ट क्लास खिलाई, ना मुझे कुछ क्रिकेट खेलने दी। और फर्स्ट क्लास मैंने खेली, और उस वक्त मैं बेस्ट विकेट कीपर भी हुआ, लेकिन फिर भी इन्होंने ना किसी ए टीम में डाला, ना इंटरनेशनल में डाला। तो उसके बाद फिर वो जो है वो उसी तरह लाइफ चलती रही। जुगल में भी इधर एक वक्त था कि चलें, आप पीपल पार्टी की आपने सारी डिटेल में बता दिया क्या इंसिडेंट हुआ, लेकिन डिफरेंट गवर्नमेंट बाद में आती रही। किसी गवर्नमेंट या किसी एरा के अंदर आपको दोबारा अपॉर्चुनिटी के हवाले से बात नहीं की गई? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने इन सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के मेरे दोस्त भी हैं जानने वाले, बीच में दोस्त भी इनके जानने वाले हैं, मेरा इनसे इंटरेक्ट रहा। हर पार्टी में 2 नंबर लोग हैं। ठीक। हर पार्टी पे, इमरान खान की पार्टी पे, लूट की पार्टी पे, जो क्रिकेट को चलाते हैं। अब रजब सेठी को देखे ना, टोटली करप्ट आदमी था ये, जब क्रिकेट बोर्ड का ये चेयरमैन बना, उसने क्या हालत कर दी थी कि क्रिकेट की, और फिर कैसे उसको निकाला गया। जिधर भी वो जाता था, वो अपने कमीशन के अलावा वो बात नहीं करता था। जो कॉन्ट्रैक्ट लेता था कमीशन के अलावा बात नहीं करता था वो। तो आप इतने साल खामोश क्यों रहे फिर? एक वैसे खामोश नहीं रहा, खामोश नहीं रहा, मैं तो मीडिया पे आता रहा। ठीक है, और मैं जितनी मेरी फिर हिम्मत थी, मैंने इनसे पूरा से टाकरा लिया। नजम सेठी से मैं मिलने गया तो मैंने कहा मेरे PSL खिलाएं मुझे, मैं इन सब जितने आप विकेट कीपर है इससे मैं बेहतर हूँ, आप मुझे PSL खिलाएं। कहता मुमकिन नहीं है। अच्छा जी। रीज़न नहीं दी कोई? रीज़न नहीं दी। अब मैं भी, अल्लाह का शुक्र है, जिस ख़ानदान से हूँ, अब मेरे में भी खून सैयदों का है, तो फिर हमारी तो हिस्ट्री बड़ी सही रही। तो मैंने कहा मैं भी फिर अपने बाप की औलाद रही है कि तुझे जब हटवा के मैं सांस ना लूँ। ठीक है, जितने चेयरमैनों ने अल्लाह का शुक्र है मेरे से पंगा लिया है, 2 महीने 5 महीने के अंदर उनकी छुट्टी हुई है। अच्छा जी। इतने ताल्लुकात तो मेरे भी हैं कि मुझे केस भी बनवाने आते हैं जो भी ये करप्शन करते हैं, और हटवाना भी आता है। और ये जितने नेक्स्ट भी चेयरमैन आ रहे हैं ना, इनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि इतनी ज़्यादती ना करो कि तुम्हारा भी वही हाल हो जो दूसरे पिछले चेयरमैनों का हुआ। नहीं, मैं अगर इसको हाइपोथेटिकली देखूं और आपकी सारी बातों को अगर हम एक सेकंड, ऑब्वियसली उनके पास काउंटर आर्गूमेंट्स होंगे, बात होगी, अगर मैं इसको ठीक मानता हूं, सारी बातों को अगर हम समझे, तो आपको लगता नहीं है कि ये फिर जो लाखों फ़ैन, करोड़ों दुनिया टीवी पे मैच देख रही है और जिस तरह दुआएं कर रही होती है, कि इमोशन अटैच होते हैं, और अगर इस तरह की चीज़ें जिस तरह आपने बताया सब कुछ हो रही हैं, तो फिर ये तो उस खेल के साथ, ये उसके साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है। पूरी दुनिया में जितनी लीग्स हो रही है आपकी, जितनी आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही है, ये तो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं सारे। ठीक है, मैं 80% मुझे पहले ही पता होता है कि क्या इन्होंने करना है, क्योंकि मैं 23 साल क्रिकेट नीचे से ऊपर तक खेली है, और मुझे इनका माइंडसेट पता है। एक मैच ये जितवाएंगे श्रीलंका को, ठीक है, उसके बाद एकदम दूसरा मैच ऐसे हारेंगे जैसे जो है वो इनको खेला ही नहीं आता। तो दुनिया तो पागल ही है, जो मीडिया वाले भी भी है कि वो देखते हैं कि भाई क्या हो रहा है, ये जान के। और आपको लगता है जो अभी करंट क्रिकेट चल रही है उसमें भी कोई ऐसी चीज़ें चल रही हैं? सब कुछ होता है, अभी भी सब कुछ हो रहा है, और ना ये रुक सकता है। इसलिए नहीं रुक सकता क्योंकि जितने चलाने वाले लोग हैं, चाहे वो पाकिस्तान की क्रिकेट हो चाहे जो भी हो, तो सब माफिया के हाथ पे है। पूरी दुनिया की क्रिकेट माफिया के हाथ पे। आपके दुबई में जितने लोग बैठे हैं जो क्रिकेट दुबई में टूर्नामेंट्स कराते हैं, सबको मैं जानता हूँ पर्सनली। अच्छा जी। कहाँ से इंडिया से ब्लैक मनी आती है और वो जाके उधर टूर्नामेंट्स पे लगती है और वाइट होती है, सबको मैं जानता हूँ। जितने ये आपके T10 में जितने ऑनर्स हैं, सबको मैं पर्सनली जानता हूँ कि कहाँ से पैसा आता है, कहाँ से वाइट मनी इसको किया जाता है। आपको भी पता होगा, आप भी माशाल्लाह
क्रिकेट को फॉलो ये तो हम तो बातों की हद तक समझते हैं, बट यू आर इन द क्रिकेट, तो आप जी जिस मेरे तरह तो बता रहे हैं। मेरे तो सामने आ जाए, हम्म। मैं तो खुला चैलेंज करता हूँ। फिर उसमें क्वेश्चन ये राइज होता है कि फिर उस गेम को खेलने का या देखने का क्या फ़ायदा, अगर अगर आपकी सारी बातों को हम माने। ये देखे पहले होता था कि लोग बड़ी डिटर्मिनेशन से क्रिकेट को देखा करते थे, अब 50% कम हो गया। जी। इसलिए कम हो गया कि लोगों को पता कि भाई टाइम वेस्ट करने का फ़ायदा नहीं है, कोई अच्छा मैच हो वो तो देख लेते हैं। अब टेस्ट सीरीज़ हो रही है श्रीलंका की, मैं गारंटी से कहता हूँ 50% जो फॉलोअर्स थे वो नहीं सही देखे। सही कह रहे हैं। जो खेलने वाले हैं, जुआ खेलने वाले हैं या दूसरी चीज़ें करने वाले हैं, गलत एक्टिविटी, वो बस बैठ के देखते होंगे। बाकी तो मेरे जैसा बंदा, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं भी टाइम वेस्ट ही करता कि भाई मैं इससे अच्छा दूसरा कोई काम कर लूँ अपना, तो ये इनको देखने का क्या फ़ायदा। मैं तो इन सारी बातों के बाद टोटल स्पीचलेस हो गया हूँ ना, मेरे पास आगे मजीद क्वेश्चन है। ये क्लोजिंग आप नोट पे करें, आप करें, मैं आज फुल टाइम की भी किल्लत है, थोड़ा सा लास्ट कोई कौम को, हम क्रिकेट फैंस को कोई मैसेज देना चाहें तो प्लीज़ हमारे प्लेटफॉर्म से ज़रूर दीजिए। देखिए, बस ऑनेस्टी के साथ जिसको जो भी जॉब मिलती है, चाहे वह सिलेक्टर बनता है या कोई कोच बनता है या कोई क्रिकेट खेलता है, तो ऑनेस्टी के साथ खेलें। ऑनेस्टी अगर आप, मैं सारी ओवर ऑनेस्टी के साथ खेला, मेरे को पे कोई एक बंदा भी फिगर आउट नहीं कर सकता। मैं डोमेस्टिक का कप्तान भी रहा, उस वक्त 5-5 लाख 10-10 लाख रुपया लेके लड़कों को खिलाया भी जाता था, लेकिन मैं 1 रुपया किसी लड़के से नहीं लिया। ये खाने की ऑफर होती थी, चीज़ों की ऑफर होती, मैं नहीं ली। तो मैं ये मैसेज बस यही देना चाहूँगा, मैंने सब कुछ अचीव किया है ऑनेस्टी के साथ, और आगे भी मेरे जो गोल्स हैं वो इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि मैं वो अचीव कर लूँगा। इंशाल्लाह। चाहे वो स्लो एंड स्टडी, वो मैं अचीव कर लूँगा इंशाल्लाह। ऑनेस्टी के साथ आप अपना करें, टाइटल की तरफ आप चलते रहे, इंशाल्लाह अल्लाह आपकी मदद करता है। इंशाल्लाह। क्योंकि भी बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, सीरियसली बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, और मेरा ख्याल है जो चीज़ें आपने कही ये बड़ी लम्हा फ़िक्रिया है हमारे माशरे के लिए और क्रिकेट के लिए, और ख़ासतौन आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा दुआएं आपके लिए और आपकी फ़ैमिली के लिए भी, कि वो अल्लाह ताला उनको हिफाजत फरमाए। नाज़रीन, खूबसूरत गुफ्तगू सुनी, और उम्मीद करते हैं इसी के साथ कि ये जल्द से जब हों, दोबारा क्रिकेट की ग्राउंड में हमें नज़र आएँ। अपना बहुत सा ख्याल रखें, इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।